एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज हम लोग जो आपकी आईएससी और आईकॉम की 12th की जो परीक्षा हुई है हिंदी की, उसका 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर करने वाले हैं। क्योंकि ये परीक्षा कई दिन पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो उस समय मुझे समय नहीं मिला इसको उनका आंसर करने का, तो अब मैं कर देता हूं। तो जो बच्चे अब तक इसका आंसर नहीं मिला पाए हैं वो मिला ले, और जिन्होंने मिलाया है वो भी संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको 100 करेक्ट आंसर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए? जो हमारा ये सेट है वो सेट ए है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यदि आपका कोई दूसरा भी सेट हो तो आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। और दूसरा प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातों में उमड़ा चला आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी हम दो सहेलियों की बातचीत में। और अब तीसरा प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश नारायण 1924 में मार्क्सवादी बने थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पांचवा प्रश्न हमारा क्या है वो देख लीजिए। पांचवा प्रश्न है हमारा कि जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था, यानी किस नाम से जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी बाउल। छठा प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर जो है वो निबंध है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद दासायन अगे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो उन्होंने इंद्र सभा नाम का नाटक लिखा था, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद आठवां प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दही जमाने के लिए धो रही है, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और नौवां प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 प्रश्न हो गए हमारे, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और 10वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या कहता है ये देख लीजिए। तो 10वां प्रश्न हमारा कहता है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है? आपको याद होगा वीडियो में हमने बताया था कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेम के पीर के कवि है, तो डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी हमने आपको वीडियो में बताया है। तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के कवि है, यानी सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गीतावली किसकी रचना है? ये 12वां प्रश्न है। तो गीतावली तुलसीदास की रचना, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवादास किसके समकालीन थे? यानी नवादास किसके समकालीन थे? तो नवादास तुलसीदास के समकालीन थे, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? जिसको पढ़ाते समय मैंने कहा था कि ये कविता तो है ही नहीं, तो इसको गद्य कविता कहते हैं, ए यानी कि करेक्ट आंसर है, यानी गद्य में लिखा गया है। चलिए अब हम आते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देख लीजिए। तो 11वां प्रश्न हमारा कहता है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ये हमारा 11वां प्रश्न है। तो देख लीजिए, मीरा, अब ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। मीरा ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये मीरा का कहना था। तो उन्होंने कृष्ण को अपना प्रियतम माना है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? ये आपका 16वां प्रश्न है। तो बावनी में 52 मुक्तक, यानी सी आपका करेक्ट आंसर है। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? यानी झरना को किसने लिखा है? तो झरना शीर्षक जो है वो जयशंकर प्रसाद की, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। एक कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई थी। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो 1978 में, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो क्या है देखिए। 5वें यानी 20वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 20वां प्रश्न हमारा जो कहते हैं वो क्या है? तो 20वां प्रश्न हमारा कहता है, नील नदी
अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? नील नदी, अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? यह आपका 20वां प्रश्न है। तो इसका है यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है, जनजन का चेहरा एक। अब आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? यह 21वां प्रश्न है। तो यह ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध नामक शीर्षक कविता से, यानी डी करेक्ट आंसर है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र जो है वो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो वो कौन सा है? तो वो एक ऐतिहासिक पत्र है, यानी ए आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं 23वें प्रश्न की ओर। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो सरदार किशन सिंह भगत सिंह के पिता का नाम था, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। और 24वां प्रश्न कहता है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आ गई थी? यह 24वां प्रश्न है। तो ये भी बताया हुआ प्रश्न है, कैकेयी, यानी सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा देखते हैं अब, और 25वें प्रश्न की ओर आते हैं। 25वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? 25वां प्रश्न हमारा कहता है कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? बहुत ही साफ साफ शब्दों में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि बरहरबा, मुधवन और भितिहरबा में, यानी डी आपका करेक्ट आंसर है। और 26वां प्रश्न है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी के आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो याद होगा आप लोगों को कि दीनू कुम्हार जो है वही हड्डियों का चलता फिरता ढांचा भी है, और वही जो है वो खबरी भी है पूरे गाँव का। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? यह 28वां प्रश्न है आपका। तो नामवर सिंह, यानी सी आपका करेक्ट आंसर है। 29वां प्रश्न है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? यह आपका 29वां प्रश्न है। तो प्रबंध काव्य, यानी डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी हमारा प्रयास है कि आप तक सारे प्रश्न मैं रख दूं। तो 30वें प्रश्न की ओर आते हैं। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जूठन शीर्षक कविता में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? ये एक लेसन है जो मैंने नहीं पढ़ाया था, पता नहीं क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कलीराम। इसका आंसर है आपको ए, यानी कलीराम। और 31वां प्रश्न है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो मलियज की यह रचना है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तिरीच में जो लेखक के पिताजी हैं वो 55 साल के हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, CW लीडबेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं? तो 33वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब, तो सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपाशां की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी 300 पुस्तकें प्रकाशित हुई। अब चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो 36वां प्रश्न हमारा कहता है कि क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो हेनरी लोपेज जो है वो पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ये आपका 39वां प्रश्न है। तो सन 1993 में, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो मोहन राकेश को माना जाता है।
नाटक के क्षेत्र में, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 40 प्रश्न हमारे समाप्त हो चुके हैं। 41वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देखिए। 41वां प्रश्न हमारा कहता है कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं। वो किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 42वां प्रश्न, इबारत से घिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। इबारत से घिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। तो ये अशोक वाजपेयी की रचना है, ये अशोक वाजपेयी की रचना है। और गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए। तो गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न कहता है हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। तो हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। तो गाना गा रहा है, नहीं गाना तो नहीं गा रहा था। मशक वाला क्या कर रहा था, सड़क सींच रहा था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है। सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है, ये 45वां प्रश्न है। तो ये 10 कोस दूर से आने वाला है, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 46वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका आंसर कर लें। चूँकि आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है तो आपके लिए ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप इसको कर पाएँ। तो 46वां प्रश्न है अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। तो दिल्ली में रहकर, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रघुवीर सहाय, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए। यह 49वां प्रश्न है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। 50वां प्रश्न है नील जल में या किसी की गैर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी उषा। करेक्ट आंसर है आपका उषा। और अब चलिए हम बढ़ते हैं 51वें प्रश्न की ओर। आधा सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया है, और आधा सफ़र जब हम लोगों ने तय कर लिया है तो और हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और अगला प्रश्न हमारा तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। तो यह कामायनी महाकाव्य का अंश है, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। यानी कि सिर्फ 9वीं तक पढ़ने के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान। अब बिल्कुल इनकी रचनाओं को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इनके अंदर देशभक्ति की भावना जो है वो कूट कूट करके भरी हुई थी। तो 53वें प्रश्न की ओर आते हैं। तेज सम अंश पर कान्हा जिमकंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। मुझे लगता है आपको ऐसे ही याद आ गया होगा कि यह कवित की पंक्ति है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। ये भी आपका रटी रटाई बात है कि वीर रस को भूषण ने प्रमुखता दी है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। तो जातीय महाकवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास को जाना जाता है। ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यानी 56वां प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देख लीजिए। 56वें प्रश्न की ओर हम आते हैं। 56वां प्रश्न हमारा कहता है कि मौ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो मौ का उच्चारण स्थान, पवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ होता है। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो पृथ्वी जोड़ ईस, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब निम्न में शुद्ध कौन है, यह 58वां प्रश्न है हमारा। तो निम्न में शुद्ध है परीक्षा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है। तो यह भी कोई पूछने वाली बात है। वाराणसी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर शब्द क्या है, नगर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो नगर शब्द जो है वह पुल्लिंग है। हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो ये भी पूछने वाली बात नहीं है। हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 62वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 62वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो 62वां प्रश्न हमारा कहता है कि तीर से बाघ मार दिया गया, तीर से बाघ मार दिया गया, यह किस कारक का उदाहरण है। तो यह करण कारक का उदाहरण है। अपादान का इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपादान में जो है वो अलगाव को दर्शाया जाता है। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह 63वां प्रश्न है। तो यह निजवाचक सर्वनाम का, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्दधन कौन सा विशेषण है। शब्दधन परिमाण बोधक विशेषण है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और क्रिया के कितने भेद हैं। तो क्रिया के भेद में आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं। तो अगर ऐसे देखें तो क्रिया के सकर्मक और अकर्मक क्रिया 2 भेद हैं, और इस आधार पे यदि हम करें तो हम आंसर लगा सकते हैं कि क्रिया के 2 भेद हैं। और तो चलिए वही आंसर लगाते हैं। हालांकि इसके आंसर में आपको संदेह हो सकता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से क्रिया के अलग अलग भेद होते हैं। तो यह प्रश्न जो है अधूरा सा पूछा गया, लेकिन सकर्मक और अकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो जब वह जाएगा, यह भी कोई पूछने वाली बात है। डी यानी भविष्यत काल का उदाहरण है। आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। पगड़ी शब्द क्या है। तो जितने भी इसमें पूछ रहा है कि पगड़ी शब्द क्या है। तो पगड़ी शब्द जो है वो देशज शब्द है, यानी ए करेक्ट आंसर है। मुझे लग रहा था पहले कि इसमें लिंग पूछा गया है। तो जितने भी दीर्घिकारांत शब्द होते हैं वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ शब्दों को छोड़कर। ये लिंग के वीडियो में हमने आपको बताया है। तो चलिए अब हम आते हैं 68वें प्रश्न की तरह। 68वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। 68वां प्रश्न हमारा कहता है कि जिन शब्दों में खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों में खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी बी करेक्ट आंसर है। विनय शब्द में उपसर्ग क्या है। विनय शब्द में वी जो है वो उपसर्ग है, यानी सी करेक्ट आंसर है। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो अना, यानी कि डी करेक्ट आंसर है आपका। और मामा शब्द का विशेषण क्या होगा। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ममेरा जो है वो मामा शब्द का विशेषण होगा, यानी ए करेक्ट आंसर है। यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है, बार बार पूछा जाता है। तो यथाशीघ्र शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास है, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। तो 73 प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं 74वें प्रश्न की तरफ। 74वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं 74वें प्रश्न को। 74वां प्रश्न कहता है, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह सरल वाक्य का उदाहरण है, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें 2 वाक्य जो है वो मुझे शुद्ध दिखाई दे रहा है। एक तो कि सी जो है हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, यह शुद्ध दिखाई दे रहा है। और एक डी कि चरखा काटना चाहिए। तो इसको हम इसलिए नहीं मान के चलते हैं, सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि काटना और कातना, तो कातना जो इस्तेमाल किया है, इसलिए डी आंसर में थोड़ा सा दिक्कत दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दोनों जो वाक्य हैं ये शुद्ध हैं। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा। तो अंतरंग का विलोम शब्द होता है बहिरंग, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है। और 77वें प्रश्न की तरफ आते हैं। जिसके समान द्वितीय न हो, यानी जिसके समान दूसरा न हो, तो उसको अद्वितीय कहते हैं, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या से व्याकुल हो जाना। तो 78 प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने, डी करेक्ट आंसर है। तो 78 प्रश्नों के आंसर हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम लोग 79वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 79वां प्रश्न यानी 79वां प्रश्न जो हमारा है वो क्या कहता है, अश्व का पर्यायवाची। अश्व मतलब घोड़ा होता है। तो घोड़ा का पर्यायवाची जो होता है वो ए यानी कि तुरंग जो है, ये सही आंसर है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह जो जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए मिश्र वाक्य का उदाहरण है। सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सी आपका करेक्ट आंसर, यानी अर्धांगिनी जो है वो पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह एक सरल वाक्य है। कहा जा सकता है, कौन सा पदबंध है। कहा जा सकता है, यह एक क्रिया पदबंध है, यानी डी करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोगों ने 84 प्रश्नों के सही सही उत्तर कर लिए हैं। 85वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 85वां प्रश्न हमारा कहता है कि चतुर्भुज। 85वां प्रश्न हमारा कहता है कि चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज शब्द जो है वो द्विगु समास है, यानी ए आपका करेक्ट आंसर है। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा। तो विकास शब्द का विशेषण होगा विकसित, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो कृदंत तद्धित प्रत्यय, यानी ए आपका करेक्ट आंसर है। य ड ल व कौन सा व्यंजन है, ये आपका प्रश्न है 88वां। तो यह अंतः अस्त व्यंजन है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है 5, यानी डी आपका करेक्ट आंसर है। तो
89 यानी 89 प्रश्नों के सही सही उत्तर हम लोगों ने कर लिए हैं। और 90वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और अब थोड़ी देर की बात है। तो 90वां प्रश्न है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ए यानी दिगंबर। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो तत्व जो है यह शुद्ध शब्द है यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो ये आप सब जानते हैं, जिसे नापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। शिक्षा शब्द क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है यानी सी आपका करेक्ट आंसर है। और भिक्षा शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो भिक्षा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। और पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पाठक शब्द का स्त्रीलिंग होगा पाठिका यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से 95 प्रश्न हमारे हो गए हैं और अब 5 प्रश्नों का खेल है। 96वां प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कक्षा शब्द क्या है? कक्षा शब्द क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो कक्षा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है यानी ए आपका करेक्ट आंसर है। बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का यह उदाहरण है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। देश विदेश शब्द कौन सा समास है? देश विदेश शब्द कौन सा समास है? तो यह द्वंद्व समास है यानी डी आपका करेक्ट आंसर है। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ए आपका करेक्ट आंसर है बहुत अलग रहना। और समा प्रश्न है जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो अभिनय करती है उस स्त्री को अभिनेत्री कहा जाता है यानी ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ 100 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव आंसर कर लिए हैं और अब हम लोग